हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सरसाइज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था रूट लोकस। और रूट लोकस की अपन ने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्स। रियल एक्स के रेस्पेक्ट में रूट लोकस ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सेकंड प्रॉपर्टी नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स होता था। ये अपन की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि अपन ऑलवेज एक ऐसे ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पोल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोज। और ऐसे ट्रांसफर फंक्शन को अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। और ऐसे में हमेशा नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरो से क्या होगा, ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होती हैं। यहाँ तक अपन ने समझ लिया था। और कल अपन ने यही समझा था कि रूट लोकस ब्रांचेज इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स, और वो खत्म कहाँ होती हैं? वो खत्म होती हैं ओपन लूप जीरो पे। एक ओपन लूप है पोल से हमेशा स्टार्ट होगी जिसके के की वैल्यू कितनी होती थी, जीरो होती थी। और एक ओपन लूप जीरो पे जाके खत्म होती थी और जिसकी के की वैल्यू कितनी होती थी, इन्फिनिटी होती थी। ये ओपन लूप पोल से स्टार्ट होकर ओपन लूप जीरो पे जाके खत्म होती थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अपने चौथी प्रॉपर्टी की बात की थी कि अगर ये आपकी रियल एक्स का कोई भी पॉइंट रूट लोकस का पार्ट होगा या नहीं होगा, इसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे। अगर अपन इसके राइट में देखेंगे तो नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज अगर ओड वैल्यू है तो ये वाला पॉइंट आपका रूट लोकस का पार्ट होगा। अगर इवन नंबर है तो ये आपका रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी। तो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो P माइनस जेड इतनी ब्रांचेज क्या होगी, इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी। अपन एक वर्चुअल जीरो एज्यूम करेंगे एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अपन एक वर्चुअल जीरो एज्यूम करेंगे जिससे के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और P माइनस जेड नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी। तो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी तो अपन ने एसिम्पटोट्स की बात की थी। अगर अगर कोई भी रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती हैं तो वो हमेशा एसिम्पटोट्स को फॉलो करके जाएगी। और अपन ने कल एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स की बात की थी बहुत ही डिटेल से, इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था। फिर अपन ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसकी मैं करता हूं बात। मैंने ये बताया था कि अपन की P माइनस जेड नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी एसिम्पटोट्स को फॉलो करती हुई। सारी की सारी जो भी अपन की एसिम्पटोट्स हैं वो हमेशा रियल एक्स पे एक पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं। और उस पॉइंट को अपन सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को अपन सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये सेंट्रोइड रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा ऑलवेज रियल। ऑल एसिम्पटोट्स हमेशा एक रियल एक्स पे किसी पॉइंट पे पक्का मीट करेगी और वो उस पॉइंट को अपन सेंट्रोइड बोलते हैं। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोज अपॉन क्या कर देते हैं, P माइनस जेड। और इसके अपन सेंट्रोइड की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। ये 6 प्रॉपर्टी अपन ने कल पढ़ी थी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 7वीं प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर अपन बात करने वाले हैं सैडल पॉइंट की। किसकी बात करने वाले हैं? सैडल पॉइंट की। सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट को अपन निकालेंगे कैसे? इसका निकालने का प्रोसेस है, अगर आप dk अपॉन ds की वैल्यू को जीरो के इक्वल रखोगे तो इसका जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। dk अपॉन ds इक्वल टू जीरो का आपको मान लो, इसके आपको मान लो 3 सॉल्यूशन मिल गए। मान लो dk अपॉन ds इक्वल टू जीरो के एक S1 मिल गया, एक S2 मिल गया और एक S3 मिल गया। ये आपको मान लो इस इक्वेशन के 3 आपको सॉल्यूशन मिल गए। S1 मिल गया, S2 मिल गया, S3 मिल गया। S1 आपके रूट लोकस पर है, S2 आपके रूट लोकस पर है। आपको है ना जांच करनी पड़ेगी कि S1 रूट लोकस पे है या नहीं है। ये रूट लोकस पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो आपके रूट लोकस पे होंगे वो आपकी सैडल पॉइंट है। ये मान लो आपके रूट लोकस पर है ही नहीं
तो ये सॉल्यूशन आपका किसी काम का नहीं है, ये एक सैडल पॉइंट हो ही नहीं सकता। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो, सबसे पहले आपको ओपन लूप गेन का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इसको आपको 0 के इक्वल रखना है। किसको इक्वल करना है? आप ऐसे करोगे तो ये आपका k है, ये आपका एक s का फंक्शन बन जाएगा। किसका फंक्शन बनेगा? s का। फिर आप अगर dk अपॉन ds को अगर आप 0 के इक्वल पुटअप करोगे, आप dk अपॉन ds को 0 के इक्वल पुटअप करोगे, तो मान लो ये एक थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बनती है। इसके मान लो 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आपको मैं अभी जांच करना बताऊंगा, कोई पॉइंट रूट लोकस पे है या नहीं है, उसकी अपन जांच कर सकते हैं। उस प्रोसेस से अगर आप जांच करोगे तो आपने मान लो आपने जांच किया तो S1 आपको रूट लोकस के ऊपर मिल गया, S2 आपको रूट लोकस के ऊपर मिल गया, S3 रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं। तो अगर रूट लोकस का पार्ट अगर रूट लोकस पे पॉइंट S3 है ही नहीं, तो वो अपना सैडल पॉइंट नहीं हो सकता। देखो, dk अपॉन ds इक्वल टू 0 का हर सॉल्यूशन सैडल पॉइंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। dk अपॉन ds इक्वल टू 0 का ओनली वो सॉल्यूशन जो रूट लोकस का पार्ट है, ओनली वो सॉल्यूशन जो रूट लोकस का पार्ट है, रूट लोकस पर मौजूद हैं, वो पॉइंट क्या होते हैं? सैडल पॉइंट होते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। dk अपॉन ds का हर सॉल्यूशन सैडल पॉइंट हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। ओनली dk अपॉन ds के वे सॉल्यूशन जो अपन के रूट लोकस पर मौजूद हैं, वो क्या होंगे? सैडल पॉइंट होंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा सैडल पॉइंट क्या होता है। सैडल पॉइंट बोलते हैं जहां पर दो रूट लोकस ब्रांचेज आके एक दूसरे से मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट। मान लो यहाँ पर एक ओपन लूप क्या है? पोल है, इधर भी एक ओपन लूप पोल है, यहाँ से एक रूट लोकस ब्रांच आई, यहाँ से भी एक रूट लोकस ब्रांच आई, और इस पॉइंट पे आके क्या हो गई? एक दूसरे से मिल गई। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर दो रूट लोकस ब्रांच आके एक दूसरे से मिलती हैं, उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट बोलते हैं। और सैडल पॉइंट के बाद में ये एक दूसरे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, एक बार मिलके फिर आपस में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा सैडल पॉइंट किसको बोलते हैं। इवन वो पॉइंट रूट लोकस पे मौजूद वो पॉइंट जहां पर दो रूट लोकस ब्रांचेज आके क्या करती हैं? एक दूसरे से मिलती हैं। दो भी हो सकती हैं और 3 रूट लोकस ब्रांचेज भी हो सकती हैं। जहां पर दो या दो से ज्यादा रूट लोकस ब्रांचेज आके मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन की प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई? 7 प्रॉपर्टी नंबर हो गई। अब अपन बात करने हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये मान लो आपका रूट लोकस की कोई एक ब्रांच है, ये आपके क्या है? रूट लोकस की कोई ब्रांच है। इस पे ये कोई पॉइंट है, मान लो S1, क्या ये कोई पॉइंट है S1 है, और इस पॉइंट पे मेरे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू। रूट लोकस पर मौजूद किसी भी पॉइंट पर अपन को अगर मेरे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो, मान लो ये एक ओपन लूप पोल है, ये भी ओपन लूप पोल है, और ये ओपन लूप पोल है, ये ओपन लूप कितने? 0 है, ये ओपन लूप 0 है। अच्छे से सुनना। और ये रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट हुई तो इधर भी एक ओपन लूप कुछ ना कुछ आप ऐसे एज्यूम कर लो कि आपकी एक ऐसे ब्रांच स्टार्ट हुई और इधर एक पॉइंट है S1, और इस देखो इधर से भी एक ब्रांच जाएगी, यहाँ से भी ब्रांच जाएगी, यहाँ पर खत्म होगी, यहाँ पर भी खत्म होगी। उसको मैं मतलब नहीं बना रहा हूँ, मैं ओनली इसको बना रहा हूँ। मान लो इधर से एक स्टार्ट हो गई रूट लोकस की ब्रांच, और इस पे एक पॉइंट S1 है, और उस पर मेरे को अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको यह पोल्स दिख रहे हैं, वहां से उस पॉइंट पे एक फेजर खींचना है। क्या खींचना है? फेजार खींचना है। क्या खींचना है? ये फेजार खींच लिया। मान लो इसकी लेंथ मान लो 2 है, और फिर इससे भी आपको फेजार खींचना है। मान लो इसकी लेंथ होगी 3 हो गई। यहाँ से आप फेजार खींचा, मान लो इसकी लेंथ हो गई, मान लो मैंने एज्यूम कर लिया 2 हो गई। ये सबसे पहले आपको यहाँ से करना है। जितने भी ओपन लूप पोल्स है ना, उससे उस पॉइंट पे फेजार मतलब एक वेक्टर खींचना है, और उस वेक्टर की जो भी लेंथ होगी वो आपको मेजर करना है। ये पॉइंट, ये लेंथ मान लो 3 है, ये लेंथ मान लो 2 है। ये आपको मान लो आपको पोल की लोकेशन पता है, S1 की लोकेशन पता है, तो ये वाली डिस्टेंस आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मेरे को k की वैल्यू चाहिए तो सिंपली क्या हो जाएगा? k हो जाएगा सबसे पहले 2 इंटू 3 इंटू 2, ये तो आ जाएगा। जितने भी आपके पास पोल्स हैं उससे आपने 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया।
और जितने भी आपके पास रियल जीरोज हैं, क्या रियल, ऐसा नहीं कि इसमें तो अपन को एक वर्चुअल जीरो एज्यूम करना पड़ेगा एट इन्फिनिटी, उसको उसको अपन का डिस्कशन का पार्ट है, नहीं लेना है। ओनली फॉर रियल जीरो से आपको यहाँ पर फेजर खींचना है। क्या ओनली फॉर रियल जीरो से आपने फेजर खींचा, तो मैंने एज्यूम कर लिया इसकी लेंथ मान लो 4 है और इसकी लेंथ कितनी है 5 है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 4 × 5, ये आपकी मिल जाएगी आपको k की वैल्यू। आई होप यहाँ तक ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए। यानी रूट लोकस के किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को k की वैल्यू चाहिए, तो अब सबसे पहले जितने भी ओपन लूप पोल्स हैं उससे उस पॉइंट पे क्या एक फेजार खींचोगे, फेजार की जो भी आपको लेंथ मिलेगी उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अपन क्या करोगे, जो भी आपको जीरो मिल रहे हैं रियल जीरो, यहाँ पर अपन को एक जीरो वर्चुअल जीरो के इक्वल टू इन्फिनिटी पे एज्यूम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। उसको अपन डिस्कशन का पार्ट नहीं लेंगे। ओनली फॉर रियल जीरो से इस पॉइंट पे आप अगर फेजार ड्रॉ करोगे तो उन फेजार की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 × 5, तो आंसर कितना आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 × 3 × 2 अपॉन 4 × 5, ये आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब प्रॉपर्टी नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, ये मान लो आपकी इमेजिनरी अक्स है, जे ओमेगा अक्स है, ये आपकी रियल अक्स है। तो मान लो इधर से कुछ रूट लोकस ब्रांच आई, तो इधर आके क्या करेगी, जे ओमेगा अक्स को मीट करेगी। तो जे ओमेगा अक्स को जिस पॉइंट पे मीट करेगी उस पॉइंट की k की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जे ओमेगा अक्स को जिस पॉइंट पे मीट करेगी उस पॉइंट पर k की वैल्यू आप RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड आउट करोगे। किससे फाइंड आउट करोगे, RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड आउट करोगे। जब आप S1 के कोफिशिएंट को किसके इक्वल रखोगे, S1 के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखोगे, तो वहां से आपको k की वैल्यू मिलेगी और वो k ही ये वाली वैल्यू होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी रूट लोकस ब्रांचेज जिस पॉइंट पे इमेजिनरी एक्स को कट करेगी वो पॉइंट अपन RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड आउट करेंगे, S1 के कोफिशिएंट को 0 पुटअप करेंगे और वहां से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर जो आपको k की वैल्यू मिलेगी उसको आप एस स्क्वायर वाली जो ब्रांच होगी ना, जो आपकी मतलब रो होगी ना, उसमें आप k की वैल्यू पुटअप करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो एक ब्रांच इधर जाएगी, तो आपको पता है रूट लोकस तो ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो इधर भी तो कट करेगा, बिल्कुल कट करेगा। एक मतलब एक मेरा क्लोज लूप पोल इधर आ जाएगा, बिल्कुल। ये तो क्या रूट लोकस क्या होता है, क्लोज लूप पोल्स का लोकेशन होता है। एक क्लोज लूप पोल इधर आ जाएगा, एक क्लोज लूप पोल इधर आ जाएगा, सिस्टम मेरा बन जाएगा मार्जिनली स्टेबल। इन सिस्टम मेरा इस केस में ऑक्सीलेटर बन जाएगा। ऑक्सीलेटर बनेगा तो आपको S1 का कोफिशिएंट को कितना पुटअप करना है, 0 पुटअप करना है। फिर यहाँ से आपको आसानी से k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर आप एस स्क्वायर वाले रो के अंदर उस k की वैल्यू पुटअप करोगे, तो मान लो इसकी वैल्यू आपको मिल गई a, फिर इसकी वैल्यू मिल गई b, तो आप सिंपल एस स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू कितना पुटअप कर दोगे 0, और यहाँ से आपको s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी +-j√b/a, और ये आपको पॉइंट भी मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी रूट लोकस ब्रांचेज जिस पॉइंट पे जे ओमेगा को कट करेगी वो पॉइंट अपन RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी रूट लोकस पे मौजूद किसी पॉइंट पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैडल पॉइंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा रूट लोकस ब्रांचेज जाके क्या करती हैं, मिलती हैं, उसको अपन बोलते हैं सैडल पॉइंट। dk/ds का हर सॉल्यूशन सैडल पॉइंट हो ये कोई भी जरूरी नहीं है। ओनली dk/ds के वो ओनली वे सॉल्यूशन जो रूट लोकस के ऊपर मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके सैडल पॉइंट हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, तीनों है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज अपन बात करते हैं 10th प्रॉपर्टी की। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये मान लो आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
पेयर ऑफ पोल्स हैं। यहाँ से एंगल ऑफ डिपार्चर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर से भी एक है ना रूट लोकस ब्रांच क्या होगी, निकलेगी, इधर से भी निकलेगी। तो यहाँ से आपको रूट लोकस ब्रांच होगी ना, उसका एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला है प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस फाई। क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस, ये अच्छे से एक बार आप इसको नोट कर लो। जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये वाला प्लस साइन होगा इसके कारण, किसके कारण, कॉम्प्लेक्स के कारण। कॉम्प्लेक्स का एंगल ऑफ डिपार्चर होगा। माइनस साइन किसका होगा, इसका कॉन्जुगेट का। किसका हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा कॉन्जुगेट का। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ पोल से प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस फाई हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, फाई क्या है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। अब आप लिखो फाई। फाई है आपका नेट एंगल contributed due to all other poles and zeros at complex pole। ये आपको पता होना चाहिए। फाई क्या होता है, फाई होता है कि कॉम्प्लेक्स पोल पे, कौन सी पोल पे, अपन की कॉन्जुगेट पे नहीं, इस पोल पे, कॉम्प्लेक्स पोल पे क्या होता है, नेट एंगल कंट्रीब्यूशन। क्या, जो भी आपके है ना, इसको छोड़कर, यानी इस कॉम्प्लेक्स पोल को छोड़ के, इसको भी नहीं, ओनली इसको छोड़ के, कॉन्जुगेट तो इसका एंगल भी अपन को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स इसको छोड़ के बाकी सारे है ना, इसके अलावा बाकी सारे पोल्स, ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोज है ना, इस पोल पे जो अपना एंगल कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका आपको एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। फाई क्या है, नेट एंगल कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू ऑल अदर पोल्स एंड जीरोज एट द कॉम्प्लेक्स पोल। ये आपको फाइंड आउट करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। फाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री प्लस फाई हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लो ये आपके एक है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ पोल्स है, और मैंने ऐसे ही एज्यूम कर दिया, एक मेरी पोल इधर है, एक मेरा मान लो जीरो इधर है, एक मेरा मान लो पोल इधर है। मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, रैंडमली है, मैंने एक ऐसे ही एज्यूम कर लिया सिस्टम। अब मेरा इसका निकालना है एंगल ऑफ डिपार्चर। तो मेरे को पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ पोल्स है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा, प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस क्या होगा, फाई होगा। यही तो होगा, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालनी है। प्लस क्या होगा, इसके कारण, कॉम्प्लेक्स के कारण। नेगेटिव किसके कारण होगा, कॉन्जुगेट के कारण होगा। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब क्या होगा, फाई क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स पोल पे, क्या, इस कॉम्प्लेक्स पोल पे जो भी अपन के पीछे बचे हुए पोल्स एंड जीरोज हैं, इस पे कितना एंगल कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। देखो कैसे, ये मान लो इधर मेरा एंगल, मान लो ये 45 बना रहा है, कितना बना रहा है, ये इससे कितना बना रहा है, 45 बना रहा है, ये अपन का 45 बना रहा है। देखो यहां से एंगल का एज्यूम करूंगा तो मान लो ये एंगल हमेशा आपका पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है। तो देखो ये माला एंगल मान लो मेरा बना रहा है 135 बना रहा है, कितना बना रहा है, 135 बना रहा है। ये क्या है, जीरो है। तो इसको अगर मैं यहाँ मिलाऊंगा तो मैंने एज्यूम कर लिया, ये कितना एंगल बनाएगा, प्लस का 90 बनेगा। कितना बना दिया, प्लस का 90। ये इसका भी कंट्रीब्यूट करना है, और ये कितना बनाएगा, अगर इसका करूंगा तो ये भी अगर पॉजिटिव रियल ऐसे है तो ये भी एंगल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस 90 कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल। अब देखो अपन कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है, जीरो आता है, नीचे क्या आता है, पोल आता है। तो आपका जीरो का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है, और फेज अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे ना फाई की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले जीरो वाला लिखना है, और आपको जीरो वाला हमेशा किससे लिखना है, पॉजिटिव से ही लिखना है, पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक पता चल गया, ये आपका फाई ऑफ जीरो हो गया। फिर क्या साइन लेना है, नेगेटिव। ये फिक्स आपको यूज करना है, क्योंकि
पोल्स का जो भी फेज होगा वो हमेशा नेगेटिव में कंट्रीब्यूट होगा। तो देखो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। फिर देखो ये वाला पोल है, इसका एंगल कितना है कि 135, तो लिख दिया 135। इसका कितना है कि 45, तो प्लस 45। इसका कितना है 90, तो प्लस का 90। ये आपका हो गया नेट एंगल एट द कॉम्प्लेक्स पोल, एट द कॉम्प्लेक्स पोल। आई होप ये आपको निकालना आना चाहिए जो भी। और मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि एक मान लो अपन का जीरो इधर और है, मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया एक मेरा जीरो इधर और है। तो ये मान लो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है 60 बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री है। तो ये प्लस का 60 है, तो यहाँ पर क्या प्लस 60 आपको और ऐड करना पड़ेगा। ऐसे निकलता है जीरो, इसको बोलते हैं फाई ऑफ जीरो। फिर क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा फाई ऑफ पोल्स आएगा। पोल्स का जो भी फेज होगा उसके लिए आपको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। फिर आप आसानी से लिख सकते हो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। रियल अक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल क्या होता है पॉजिटिव। रियल अक्स से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल क्या होता है पॉजिटिव। रियल अक्स से एंटी क्लॉकवाइज और ये रियल अक्स ऐसे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आपको फाई ऑफ जीरो माइनस फाई ऑफ पोल यूज करना है। यहाँ से आपको फाई की आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, वो 180 में ऐड करके प्लस माइनस करोगे तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे एंगल ऑफ अराइवल। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ जीरोज पे, तो इसका फॉर्मूला आपको वही सेम का सेम प्रोसेस पीछे वाला 180 डिग्री, वहाँ प्लस फाई है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस फाई आ जाएगा। और ये आपको प्लस किसके कारण कॉम्प्लेक्स के कारण, माइनस किसके कारण कॉन्जुगेट के कारण। फाई क्या आ जाएगा नेट एंगल कॉन्ट्रीब्यूशन एट द कॉम्प्लेक्स जीरो ड्यू टू ऑल अदर पोल्स एंड जीरोज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंगल ऑफ डिपार्चर आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ अराइवल भी आपके सेट हो गया होगा। आप जब अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अपन के पास एक प्रॉपर्टी और बचती है, ये अपन की लास्ट प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं रूट लोकस की तो क्या होता है जी ऑफ एच एस इक्वल टू कितना होता है जीरो तो होता है। आपको पता है जब फीडबैक क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ क्या आता है पॉजिटिव, यही तो आता है बिल्कुल आता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एच एस इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाऊं, क्या लगाऊं मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाऊं, तो इधर मैं एज्यूम करूंगा जी ऑफ एच एस किसी भी पॉइंट एस इक्वल टू मान लो एस नोट पे, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पर अगर आपका एस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट इस मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि रूट लोकस का पार्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट रूट लोकस के ऊपर मौजूद है, इस बात का आप श्योर हो कि ये पॉइंट हाँ 100% एग्जामिनर आपको ये पक्का दे दे कि हाँ ये पॉइंट तो रूट लोकस के ऊपर ही है, तब आप ये कंडीशन लगा के आप के की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मैंने एक है ना के की वैल्यू मैंने एक मेथड और बताया था, और ये मेथड भी आप यूज ले सकते हो। अगर आप इस चीज या आपको एग्जामिनर आपको गिवन है कि पॉइंट एस नोड रूट लोकस के ऊपर है 100%, आपको ये वाला स्टेटमेंट एग्जामिनर आपको अगर गिवन दे तो ये कंडीशन हमेशा क्या होगी सेटिस्फाई करेगा। और इस कंडीशन को अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो रूट लोकस का पार्ट होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, ऐसा भी केस मिलेगा। और अगर मैं इसका फेज लूं, इधर का फेज लूंगा तो इधर का फेज क्या है नेगेटिव नंबर का फेज क्या होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन जी ऑफ एच एस का फेज एस इक्वल टू एस नोट पे कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोई पॉइंट रूट लोकस पे होगा या नहीं होगा उसकी जांच करने के लिए ये आपकी फेज कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कंडीशन आपको बता देगी कि पॉइंट आपके रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है।
अगर रूट लोकस का पार्ट होगा तो ये कंडीशन बिल्कुल आपका फुलफिल होगी, और अगर रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर कोई पॉइंट रूट लोकस पे है वो भी आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर आपको चेक करना है, आपको एग्जामिनर एक पॉइंट एंड प्रोवाइड कर दे और पूछे कि ये आपके रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है, तो ये कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये कंडीशन कभी भी यूज नहीं करनी है। ये कंडीशन आपको धोखा दे सकती हैं। ये कंडीशन तो आपके सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन वो रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस कंडीशन को ओनली तभी यूज करना है जब आपको एग्जामिनर ये गिवन दे दे कि ये पॉइंट, हाँ मैं श्योर हूँ कि ये पॉइंट रूट लोकस का पार्ट है और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इस कंडीशन से, मैग्नीट्यूड कंडीशन से। ये अपन की होती है रूट लोकस की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब अपन अगले लेक्चर पे रूट लोकस को कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।